नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारी पर्यावरण के सीरीज का 7वां लेक्चर है और जैव विविधता का तीसरा भाग है। आज हम लोग जैव विविधता के अंतर्गत पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो दी जेनेरियो सम्मेलन 1992 का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भारत का जैव विविधता अधिनियम 2002 का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैव विविधता पर रियो दी जेनेरियो सम्मेलन रियो 1992। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का प्रमुख शहर है, जहां पर 3 से लेकर 14 जून के बीच में यानी कि 1992 में कन्वेंशन हुआ था। तो आइए देखते हैं क्या था उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का बहुत ही पुराना एवं खूबसूरत शहर है, जिसके एक हिस्से को विश्व विरासत स्थल या धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर 1992 में यानी 1992 में सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। ये जो सम्मेलन है अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में जैव विविधता को महत्व दिया गया। ठीक है, यह सम्मेलन जैव विविधता पर, याद रखिएगा, पहला विश्व सम्मेलन है जिसमें लगभग 175 देशों ने भाग लिया था, जहां जैव विविधता पर संकल्प पारित किए गए, जिसमें भारत भी एक राष्ट्र था। भारत भी इसका पक्षकार था, सिग्नेटरीज भी था भारत। सन 2002 में भारत के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया। ये एक्ट 2002 बायोडाइवर्सिटी पर कन्वेंशन 1992 रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील से जुड़ा हुआ है। भारत इसमें एक पक्षकार था। वहाँ पर भारत ने भी वादा किया था कि मैं भी जैव विविधता पर अपने देश में अधिनियम बनाऊंगा। तो ये अधिनियम जो 2002 का है 1992 सम्मेलन से प्रेरित है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें ऐसी प्रजातियां जो संकट के करीब है, यानी कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपाय किए जाने की व्यवस्था की गई। तो उसके बाद प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं बनाई जानी चाहिए। और भी देखते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। सम्मेलन के अन्य मुख्य बिंदुओं को देखें तो खाद्यान्नों की किस्में, चारा संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के वृक्ष, पशुधन, जीव जंतु को बचाना शामिल है। इसमें वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित किया जाना इसके प्रमुख बिंदुओं में से एक है। प्रत्येक राष्ट्र को चाहिए कि वो वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि ये प्राकृतिक स्वरूप में रह सकें। ये तो जो अपने राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट है कृत्रिम क्षेत्र है, लेकिन जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसको चिन्हित किया जाए और उसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना। उसके बाद प्रजातियों की पलने बढ़ने तथा विकसित होने का स्थान संरक्षित एवं सुरक्षित हो, कि इसमें बाहर से कोई दूसरी प्रजाति के ना आ जाए और श्रृंखला नष्ट हो जाए, तथा उस प्रजाति विलुप्त होती चली जाए या प्रजातियों की प्रजाति बिगड़ती हुई चली जाए। तो इससे उसको बचाने के लिए प्रजातियों को पलने बढ़ने तथा विकसित होने का स्थान संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। जो वन्य जीव हैं और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो नियमों के अनुरूप है। भारत ने अपने एक्ट में इसके लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को NBAI इसको अधिकार दिया गया है कि इन सब चीज़ों की निगरानी करे। NBAI स्टैंड फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये रहा रियो दी जेनेरियो सम्मेलन का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखते हैं भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 के महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत की जैव विविधता अधिनियम 2002 रियो दी जेनेरियो सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन 1992 से प्रेरित है। इसका उद्देश्य को देखें तो प्राकृतिक संसाधनों या जैव संसाधनों का सही उपयोग किया जाए और नियम की तरह इसका उपयोग किया जाए, ना कि दोहन किया जाए। इसका नियमन की तरह, माने कि इसके लिमिट में इसका उपयोग किया जाए, ना कि इसका दोहन किया जाए, जिसमें जंतु और वनस्पति आते हैं। इन नेचुरल रिसोर्सों का उपयोग किया जाए, ना कि दोहन किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषणीय धारणीय उपयोग हो, यानी कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन किया जाए। इस तरह से संतुलित उपयोग किया जाए कि हमारी जैविक आवश्यकता भी पूरी हो जाए तथा साथ ही साथ जैव विविधता भी बनी रहे। इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, उसके बाद संकटापन्न प्रजातियाँ, विलुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण करें, विलुप्त होने वाली प्रजातियों का पुनर्वास भी किया जाए, रिहैब भी किया जाए। उसके बाद स्थानीय लोग या समुदाय जो भी होते हैं उनके ज्ञान का उपयोग किया जाए। संरक्षण एवं ये जो जीव जंतु उनसे रूबरू होने के लिए, संरक्षण करने के लिए तथा रूबरू होने के लिए, संग्रहण करने के लिए स्थानीय लोगों के ज्ञान का उपयोग किया जाए। इनके ज्ञान का सम्मान हो। संस्थाओं का गठन किया जाए, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर संस्थाओं का गठन हो। और इसके बाद यहाँ रह रहे लोगों की भागीदारी भी इस पर सुनिश्चित होनी चाहिए जैव विविधता के सुरक्षा में।
जैव विविधता अधिनियम 2002 के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। पर्यावरण को किसी भी सूची में नहीं रखा गया है, ना ही समवर्ती सूची में, ना ही राज्य सूची में, ना ही केंद्र सूची में। तो अतिरिक्त विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। जैव विविधता और पर्यावरण, केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक है। एक थोड़ा सा मैंने बात किया था एनबीए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, थोड़ा सा जानते हैं इसके संबंध में। स्थानीय लोगों के ज्ञान का लाभ लेना और संरक्षित करना, यानी जैव विविधता के आसपास के जो भी लोग रहने वाले लोग हैं, उसके स्थानीय लोग हैं, उनके ज्ञान का उपयोग करना ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो सके। उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए नया पौधा बनाना, नया बीज बनाना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाना, यानी जीएम फसल बनाना, ये इसका मुख्य काम में से एक है। जो एनबीए है, एनबीए नेशनल ये बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है आईपीआर के लिए सुझाव अनुमोदन करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए सुझाव देती है और अनुमोदन करती है केंद्र सरकार को। जो ये भारतीय जैविक संस्थान है, यानी केंद्र स्तर पर भारतीय जैव या जैविक संसाधन का आयात करना चाहता है, जैसे पौधे, बीज या औषधि का, तो एनबीए पहले जांच परख करेगी, ठीक है ना। तो उस जांच परख में देखेगी कि जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है कि नहीं, कि इन पौधे, बीज या औषधि का आयात करने से हमारे स्थानीय एंडेमिक जो हैं उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं। उसका नुकसान हो रहा है तो उसे रोक देंगे, ठीक है। हमें देखना होगा कि जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है कि नहीं। इसका धारणीय उपयोग, यानी कि लगातार उपयोग नहीं होना चाहिए, और इससे लाभ मिलेगा जो सार्वजनिक हित का होगा कि नहीं होगा। और भी चेक देखते हैं एनबीए के अंतर्गत। एनबीए के अंतर्गत तीसरे पॉइंट के अंतर्गत जैव संपत्ति के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है, कि कितना आयात करना है, कितना निर्यात करना है, इस पर यह प्रतिबंध लगा देती है। किसको आयात करना है, किसको निर्यात करना है, अगर वो सही गलत है तो उसका आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। और स्थानीय लोगों को छूट है इसके अंतर्गत, यानी कि जो रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उसको स्थानीय लोगों को थोड़ा सा छूट दिया गया है, जिसके अंतर्गत वैध और हकीम संसाधनों के प्रयोग के लिए इन्हें छूट प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर एट स्टेट लेवल देख राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के प्रबंधन समितियां, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ का स्थापना किया गया है। केंद्र सरकार नीतिगत काम करती है, ये इन सब चीज़ों के लिए केंद्र सरकार नीतिगत काम करती है, नीति का निर्माण करती है, योजनाओं की जांच करना और लागू करना, और वित्तीय अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होता है। स्थानीय और राज्य प्राधिकरण जो बताएगी उसे केंद्र सरकार उसका क्रियान्वयन करेगी। तो एक देखिए हायरार्की बना हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक का, ठीक है, सोपान क्रम है वो पिरामिड की स्थिति में, ऐसे स्थिति में, सॉरी, यहाँ स्थानीय स्तर होगा, फिर राज्य स्तर और केंद्र सरकार। तो स्थानीय और केंद्र सरकार जो बताएगी, स्थानीय और राज्य प्राधिकरण जो बताएगी केंद्र सरकार को, उसी का क्रियान्वयन करेगा। राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समिति, यानी कि स्थानीय स्तर और राज्य स्तर की जो समितियां हैं वो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण का काम करती है। तो आइए देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें तो इसमें परियोजना जो बांध, उद्योग, खदान से जुड़ी हुई है उसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, परियोजना के कारण जैव विविधता को कितनी हानि पहुंच रही है, इसकी जांच करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, या जो हानि पहुंच रही है या हानि पहुंचने की आशंका है उसका अधिकार, जाँच करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार को अधिकार दिया है कि जैव तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रजातियों की विविधता पर और मनुष्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े उनके बारे में विचार करें एवं कैसे नियंत्रित करें और इसको रोकें, कैसे अस्वीकार किया जा सकता है, इस पर भी अधिकार केंद्र सरकार को है। यानी कि आनुवांशिक संशोधित फसल जो होते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, इसके तैयार होने पर नए कीटाणु तैयार होंगे और ये हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये भी केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वे भी इसके नकारात्मक प्रभाव पर विचार करेगी और इसको जीएम फसल जो होती है उसको अनुमति दे या ना दें। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिकृत करता है कि सभी नीतिगत अधिकार, संस्थागत अधिकार और वित्तीय अधिकार इसको केंद्र सरकार को प्रदान करती है। तो आइए अगले स्लाइड में एक छोटा सा जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं एक जगह।
जैव विविधता अधिनियम 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को एक ग्लांस, एक झलक के रूप में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, स्थानीय एवं पारंपरिक ज्ञानों का संरक्षण करना, बौद्धिक संपदा अधिकार का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना, जैविक आयात निर्यात की जांच करना, उन्हें अनुमति देना या रोकना, और स्थानीय लोगों को यहाँ पर छूट है, जैव वैध और हकीम को। राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना, और इन्हीं के अनुमोदन के आधार पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार के अधिकार योजनाओं की जांच करना, जैव तकनीकी से हो रही हानियों की जांच और उनका संरक्षण एवं नियंत्रण करना। जैव विविधता से संबंधित सभी नीतिगत, संस्थागत और वित्तीय अधिकार केंद्र के सरकार के पास होते हैं। तो ये रहा जैव विविधता अधिनियम। और आज ये हमारा जैव विविधता समाप्त हुआ, और अगले लेक्चर से हम लोग पर्यावरण संरक्षण पर अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आप आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।